Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हारिस अकरमी नदवी। आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपके दरमियान सरज़मीन भटकल से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर और मारूफ़ शख्सियत को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे दरमियान वो शख्सियत तशरीफ़ रखती है जिनका नाम, कलम और किरदार दोनों के मैदान में सच्चाई उनकी एक पहचान है। जनाब डॉक्टर फ़ारूक शाह बंदरी पटेल साहब, अल्लाह ताला ने आपको इल्म व बसीरत और जुरात अता फ़रमाया है। आपके मज़ामीन न सिर्फ मुल्क के मशहूर अखबारात की ज़ीनत बनते हैं, बल्कि सच को ढूंढने वालों के लिए उनके मज़ामीन में सच मिल जाता है। फ़ारूक साहब अपनी तहरीरों में नरम लहजे में सख्त बात कहने का हुनर भी रखते हैं और जुल्म के मुकाबले में खामोशी को जुर्म समझते हैं। और जैसा कि शायर ने क्या खूब कहा है, कलम उनके हाथ में हो तो वो सिर्फ स्याही नहीं बहाता, कलम उनके हाथ में हो तो सिर्फ स्याही नहीं बहाता, बल्कि सोई हुए कौमों के ज़मीर को जगाता है। हक बात कह के ज़माने से डर नहीं सकते, हमें खुदा ने बनाया है बेखौफ होने के लिए। और जैसा कि एक शायर ने कहा है, कलम उठाए तो जालिम का नाम लिख डाले, कलम उठाए तो जालिम का नाम लिख डाले, ये फ़र्ज़ अहले कलम पर भी लाजिम आता है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना मसरूफ़ियत के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें दिया। वह हमसे बड़े हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। ये इंटरव्यू खुद उनकी शख्सियत का तारुफ़ होगा। सबसे पहला सवाल मैं जनाब फ़ारूक साहब से करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ हमारे नाज़रीन के सामने। सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी इल्मी और फ़िक्री सफ़र में सबसे ज़्यादा असर किन शख्सियात का रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ारूक शाह बंदरी, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि भटकल में जामिया इस्लामिया के इब्तिदाई सालों में तकरीबन 3-4 साल के अंदर 65 में ग़ालिबन मेरी जामिया में दाखिला हुआ था और मौलाना अब्दुल हमीद नदवी के मोहतमिमशिप हो या मौलवी याकूब के मोहतमिमशिप, मास्टर साहब हमारे जो मोहतमिम थे जामिया के, उनकी सरपरस्ती में मतलब मुझे इल्म दीन जामिया में सीखने का मौका मिला। इब्तिदा में जामिया मस्जिद के ऊपर जो मदरसा चलता था उसका तालिब इल्म था मैं। फिर खलीफा फ़ारूकी मस्जिद के सामने जो बुखारी थी ऊपर, वहाँ पर भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ मुझे। और मेरा आखिरी जामिया का सफ़र आखिरी जो मतलब सर्कल के पास जो मतलब मदरसा था वहाँ तक था। उसके बाद हमारे सरपरस्तों ने मुझे वहाँ से निकाल कर अंजुमन हाई स्कूल में मेरा दाखिला करवाया 7वीं में। फिर मेरा सफ़र दुनियावी तालीमी सफ़र शुरू हुआ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मेरे जहन में नक्श पा रखने वाले असातिज़ा में ऑफकोर्स मैंने मौलवी अब्दुल हमीद से और उनसे बराह रास्त तो इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन उनकी महतमिमशिप में मैंने पढ़ा था। लेकिन मौलवी सादिक अकरमी, मौलवी इकबाल मुल्ला नदवी साहब जो हमारे काजी भी थे, और उवेश मास्टर के साथ मैं भी पढ़ा हूँ। शफ़ी मास्टर जो जामिया के नाज़िम भी बने थे, उनसे बराह रास्त मैंने, वो हमारे 3री क्लास के मतलब क्लास टीचर थे और उनकी सरपरस्ती मैंने जो उन्हें खुलूस को मैंने मतलब मैंने अपने में समोया है उनके ज़माने में जो था। बाकी जो मोहिद्दीन मास्टर हों या नूरी मास्टर हों जो इब्तिदाई तालीम थे, मेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन जो नक्श जो था, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे। खान मास्टर के नाम से एक उस्ताद रहते थे हमारे जामिया इस्लामिया मस्जिद के ऊपर, खत्तात थे जी। तो मेरे भाई एक मरतबा मेरी शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे। मेरे क्लास टीचर थे, पहली ग़ालिबन 2री क्लास के क्लास टीचर थे। उनके पास शिकायत लेकर गए कि फ़ारूक की हैंड राइटिंग बिल्कुल गलत है, यानी उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उसकी। और वो उस्ताद ने खुशनवेश थे, खुशखत लिखने वाले थे। तो उनसे मेरी शिकायत इस लिहाज से की कि इसकी हैंड राइटिंग बराबर नहीं है। तो उन्होंने जो जवाब दिया आज तक मेरे जहन पे नक्श है। उन्होंने कहा कि मतलब इंसान की तहरीर, लिखावट उसके चलत फिरत से मुंसलिक होती है। पहले इसको चलना सीधा सिखाओ, ये चलता सीधा नहीं है, इसलिए उसकी लिखावट भी सही नहीं है। पहले उसको चलना फिरना सिखाओ, तब ऑटोमेटिक इसकी लिखावट भी अच्छी हो जाएगी। ये उस वक्त ने मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़े पढ़े लिखे थे,
लेकिन उनका तजुर्बा था जो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई थी। जी ऐसे ही जब हाई स्कूल में मेरे एजुकेशन का सफ़र शुरू हुआ, ख्याल मास्टर के नाम से एक हमारे भटकल के ही आलिम दीन थे, वहाँ पर हमको सिखाते थे उनका। और कॉलेज में जाने के बाद यानी कॉलेज की तालीम हासिल करते हुए प्रोफेसर रशीद कौसर फारूकी, उस वक्त के बहुत बड़े नामवर शायर मुफक्किर इस्लाम भी थे, उनसे बराह रास्त हमको इल्म हासिल करने का मौका मिला। और सबसे अहम जो थी कि अक्सर मेरे क़ारीन मुझसे पूछते हैं कि इतना दीनी इल्म तुमको कैसे मिला, तो मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि उस वक्त हमारे जामिया के हाई स्कूल के 2 प्रोफेसर थे। एक प्रोफेसर मंसूर अली जो अरबी के प्रोफेसर थे, और रशीद कौसर फारूकी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। लेकिन ये दोनों आलिम थे, वो नदवी आलिम थे और ये इस्लाही आलिम थे। तीसरे उस वक्त जामिया इस्लामिया के मोहतमिम इरशाद अली और शहबाज इस्लाही थे। इन चारों की एक जुमेरात की यानी शब जो होती है, चारों एक जगह पर बैठते थे, उनकी मजलिसें होती थी। और एक मरतबा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने उनसे इजाज़त ली, सर मैं आपकी मजलिस में बार बार आ सकता हूं? तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी और उसके बाद मुस्तकिल कई महीनों तक उन मजलिस में हाजिर रहा। उस मजलिस से मुझे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिला था। इस लिहाज से फ़ायदा मिला था कि वो चारों आलिम थे, किसी मौजू पर झगड़ते थे, लड़ाई होती थी, मतलब तकरार होती थी, मैं खामोश तमाशाई बन के सुनता था, लेकिन उनकी यानी दलाइल और मुदल्लल जो बातें पेश करते थे ना, वो असल में हमें इल्म दे जाती थी। मैं ये लगता है कि ये जो असातिज़ा किराम हैं उनके बहुत अच्छे असरात मुझे पड़े हैं। और दूसरी एक बात मैं हमसे, वो मेरे उस्ताद नहीं थे, हमारे गांव के एक बहुत बड़े आलिम थे, 1-2 आलिम थे, एक शबीर अपा जिसे हम लोग कहते हैं, शबीर अपा, और एक के नाना जो थे दादा आपके दादा मौलाना अली सुकरी साहब, उनका मकतबा था नूर मस्जिद के पास। मैं अक्सर उनके पास जाके बैठता था, घंटों हमारी मुलाकातें होती थी, सीखता था। मतलब वो हमारे उस्ताद नहीं थे, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके पास मजलिसों में बैठकर। आपने शख्सियत के बारे में बताया, आपका इल्मी सफ़र इतना लंबा रहा है, आपके इल्मी सफ़र के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो, वाक़या आपके साथ पेश आया हो जो आपकी सोच को बदल कर रख दिया हो, ऐसा वाक़या कोई पेश आया तो हमारे नाज़रीन को बताइए। बचपन से मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था, कुछ ना कुछ लिखने का। बचपन में मतलब नूर, एक रामपुर से एक नूर बच्चों का डाइजेस्ट निकलता था, और अलहसनात एक बड़ों के लिए डाइजेस्ट निकलते थे। तो अलहसनात तो हमारे मैयार से ऊपर वाला था, लेकिन नूर हमारा मैयार वाला डाइजेस्ट हुआ करता था। हम उसे बड़े बाकायदगी से पढ़ते थे, और हम बार बार ख़त लिखकर कोशिश करते थे कि हमारी कुछ आरा उसमें शामिल हो जाए, अच्छा छप जाए। लेकिन उस वक्त तो मैं कामयाब नहीं हुआ। मेरे एक क्लास फेलो थे, ज़ियाउद्दीन दामोदी या दामदा कुछ थे, उनके मतलब तबसरात काफ़ी शाये हुए, लेकिन मेरे आज तक उस वक्त शाये नहीं होते। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा था मेरे शाये न होते हुए भी। जब कॉलेज ज़माने में जब मैं आया तो कॉलेज में ड्रामे यानी सालाना गैदरिंग के मौके पर ड्रामे जो करते थे, उस वक्त में मेरे जहन में अंगड़ाई आई कि क्यों ना हम नवायती ड्रामे शुरू करें जी। और भटकल की तारीख में स्कूल और कॉलेज के गैदरिंग के मौके पर नवायती ड्रामे शुरू करने का एजाज़ इस आकर को है जी। उस वक्त हमने काफ़ी एक ड्रामे लिखे, और न सिर्फ लिखे, डायरेक्ट किया और उसे ये किया। उसमें से सबसे कामयाब तरीन ड्रामा जो था, वैसे तो बहुत से ड्रामे हमने किए, गुड़गड़ी मीरा, पिसोलो जालो, जैसे मतलब पागलपन के में जो इस्लाही जो बातें बताता है, उस बात को मैंने मतलब उसको कलमबंद किया था। गुड़गड़ी मीरा एक तखयलाती किरदार था, हमारे भटकल से एक नक्श नमायत 15 रोज़ा निकलता था मुंबई से, उनका किरदार था वो, उन्हें तखयलाती और तंजिया किरदार था। हमने उस किरदार पर ड्रामा लिखा था कि गुड़गड़ी मीरा पिसोलो जालो, मतलब पागलपन में जो मतलब इस्लाही इक़दाम में बताता है, वो असल में हमारे लिए मस्त था, उन्हें कौम की मशरह बनाना। तो वो ड्रामे हमने लिखे, वंती पाएँ, वंती कान, वंती पाएँ, जैसे मतलब तंजिया ड्रामे के अलावा जो उर्दू ड्रामा हम नवाती, और एक ड्रामा जो हमने लिखा था साटो गला काटो। हमारे भटकल में एक रिवाज आम है कि लेन देन की शादियां होती हैं, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ, और तुम्हारी बहन मेरे मुझसे, जैसे आपस में लेन देन की शादियां होती हैं, वो उसका रिवाज है। मैं उसके खिलाफ मैंने एक
एक तहरीकन पेश किया था, और उसके असबाब थे कि भटकल में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था उस वक्त, जो ऐसे लेन देन की शादी हुई थी। एक जोड़ा निभ नहीं पाया, दूसरा जोड़ा बड़ी मोहब्बत से था, वो एक जोड़े ने मतलब अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो मजबूरन दूसरे जोड़े को अलग किया गया, तो वो पागल हो गया था, मतलब अपनी बीवी को छुड़ाने से वो पागल हो गया था और भटकल की गलियों में घूमता था। उस किरदार को हमने मतलब एक ड्रामे में पेश किया था, साटो गला काटो के नाम से, जो बहुत ही कामयाब रहा था। और मतलब हमको ये तहरीक मिली कि मतलब जब तुम्हारे जहन में कोई चीज़ लाएअमल हो तो उसे किसी न किसी तरीके से लोगों में तक पहुंचाना है। आर्टिकल में लिख के भेज दें, ड्रामों की शक्ल दें, या किसी की शक्ल में लोगों के जहनों तक मुंतकिल करना है, ये हमको बड़ी सीख हमको मिली थी। और इसी सीख ने हमको ड्रामा नवेज भी बनाया। आज बढ़ते बढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये फ़ख्र है कि भटकल लखनऊ और अवध जैसे उर्दू लुगत इलाकों से दूर इस संगलाक कर्नाटक के संगलाक इलाके में रहते हुए भी हम दिल्ली के रोजनामे के में कॉलम नवीस हैं, और कई एक मतलब इसमें मतलब हमारे कॉलम छपते हैं। वो उस वक्त जब बचपन की जो कोशिशें थी आज रंग लाई है। आपने कलम का तज़किरा किया। आजकल डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लिखारे पैदा हो गए, उनका कलमी मेयार कुछ नहीं रहता। आपकी नज़र में एक कलमकार की क्या खूबी होनी चाहिए? जहाँ तक इस सवाल का जवाब है, मुझे लगता है कि मतलब हर मकतब फ़िक्र में, हर मैदान इल्मी मैदान में जैसी डिमांड मार्केट में होती है उस हिसाब से लिखने वाले या एक्टर हों या लिखाड़ू हों, मार्केट की डिमांड से हिसाब से पेश करने वाले रहते ही हैं। लेकिन असल का जो मतलब राइटर होता है, असल जो होता है कि अपना तख़य्युल को ऐसे अंदाज में लोगों के सामने पेश करे कि उससे कौम की इस्लाह हो, माशरे में साले माशरे की बुनियाद रखी जा सके। इसी नज़्मुल आइन के तहत जो लिखता है वही मेरे हिसाब में राइटर है। बड़ा अच्छा मुझे याद है, फिल्मों का एक बहुत बड़ा राइटर था कादर खान, जो बहुत सी फिल्मों में उसने मकाले लिखे हैं। उससे जब पूछा गया कि तुम इतने नामवर अदीब हो, बड़ा अदीब था, जब उससे पूछा गया तुम इतने अदीब होकर भी फिल्मों में ऐसी फाहिशाना डायलॉग कैसे क्यों लिखते हो? उसके डायलॉग यानी फिल्मों में उन्हें जुमाने होते थे जो फाहिशाना होते थे, तो उसको पूछा गया कि ये तुम इतने बड़े अदीब होकर ऐसे फाहिशाना डायलॉग क्यों लिखते हो? तो उसने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया था, क्या करूं, मैं अदीब हूं, मैं अच्छा पेश करना चाहता हूं, लेकिन जब अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं लोग उसे कबूल नहीं करते। लोगों को जो डिमांड होती है, फिल्म वाले पब्लिक की डिमांड के ऊपर वो फिल्म बनाते हैं, तो उनको जो पसंद है अगर वो न दूं तो मतलब फिल्में चलती नहीं है। इसलिए फिल्मों को चलाने के लिए, पैसों के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है, वरना असल में मैं वो नहीं हूँ जो मुझे मार्केट जानती है। यही होती है मतलब लिखने वालों की पहचान। बहती दरिया में नहाने वाले वो बड़े आर्टिस्ट नहीं होते, बड़े कलमकार नहीं होते, अपनी बात पहुंचाने वाले ही बड़े कलमकार होते हैं। आप माशाल्लाह इतने सालों से लिख रहे हैं, उर्दू में भी आप लिखते हैं। हम हिंदुस्तान के हालात देखते हैं कि यहाँ पर उर्दू के साथ जुल्म हो रहा है। उर्दू एक मजलूम तरीन ज़ुबान बनकर रह गई है और नाम नहीं दिया जाता है कि मुसलमानों की ज़ुबान है। हालांकि उर्दू की तारीख से सब वाकिफ़ हैं कि यहीं पर पैदा हुई, मगर उर्दू को ख़त्म करने में सबसे बड़ा किरदार किसका है? खुद अहले ज़ुबान का, या हुकूमत का, या किसी और हुकूमती इदारे का? किसकी साजिश है इसमें? मुझे लगता है किसी इदारे वदारे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम उर्दूदान तबके का सबसे बड़ा कसूर है। अगर हम अपने तौर पर उसको जिंदा रखना चाहें तो किसी भी सूरत हम रख सकते हैं। जब हम ही अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम दिलवाने के लिए, पहले क्या था, पहले 5 साल तक बच्चे घर में माँ बाप के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथों में खेलते थे। तकरीबन उसकी 40% बच्चों की तरबियत खानदान के मायार के हिसाब से परवरिश पाई जाती थी। लेकिन आज 3 साल का बच्चा नहीं होता, 2.5 साल में ही बच्चे को स्कूल में डाला जाता है, किंडरगार्टन के नाम से स्कूल में डाला जाता है। गोया उसके ऊपर बोर्ड होता है उसके जहन पर, लेकिन वो बच्चा मतलब घर की तरबियत पाता ही नहीं है, स्कूल की और मदरसों की और दोस्तों की तरबियत में पलता पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा, अगर उस माहौल में अगर हम अपने बच्चों को अपनी मादरी जुबान से ही दूर रखें और हम ही उसको अंग्रेजी सिखाएं और मतलब उर्दू बिल्कुल ही न सिखाएं,
तो इतना बड़ा जुल्म कौन कर रहा है उर्दू जुबान पर? हम ही तो कर रहे हैं। हमको बड़ा फख्र है कि मतलब हम उर्दू बोलते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, हम देवनागरी में लिखते हैं। गोया हम अपने हाथों से उर्दू जुबान को मार रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा कसूर हमारा अपना है। आपको एक बात बताता चलूं, जब ये व्हाट्सएप का दौर साइबर मीडिया में नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले एक दौर था, ईमेल ग्रुप बनते थे जी। मुख्तलिफ ईमेल ग्रुप के ईमेल ग्रुप बनते थे, और ईमेल ग्रुप में मतलब हम लोग एक दूसरे से बातें करते थे और अपना पैगाम पहुंचाते थे। उस वक्त मेरे आर्टिकल मतलब ईमेल ग्रुप में छपते थे। तो मैंने देखा उस वक्त, एक मरतबा मैं अलीगढ़ वालों से, मेरा एक अलीगढ़ वालों के ग्रुप में था, मैंने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा अलीगढ़ वालों के नाम से। मुझे शर्म आती है, मैंने लिखा उनमें, मुझे शर्म आती है, अलीगढ़ वाले बड़े बड़े नामवर अदीब पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हुए हैं, तो और जितने जुबान वाले अपनी भाषा के उर्दू लिखावट के क्यों नहीं करते, इसको फोन क्यों नहीं करते। ये मैंने गालिबन 2004 या 5 में मैंने आर्टिकल लिखा था कि मतलब उनको ये करते हुए, झंझोड़ते हुए कि उर्दू तर्ज तहरीर की फ़ॉन्ट तैयार करो जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 2 साल के अंदर, मेरे कहने पर नहीं, लेकिन उसके 2 साल के अंदर पाकिस्तान से पहली उर्दू फ़ॉन्ट आ गई जी। उससे पहले हम लोग सब देवनागरी में ही लिखते थे, क्योंकि कंप्यूटर पर या ईमेल पर मतलब उर्दू तहरीर लिखने का कोई रिवाज नहीं था। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारे नौजवान नस्ल ने जो उर्दू लिखावट को छोड़कर देवनागरी में जो लिखना शुरू किया है, वो सबसे बड़ा सिम्मे कातिल है उर्दू जुबान के लिए। इस दर्द का एहसास मुफक्किर इस्लाम मौलाना आलिमी रहमतुल्लाह ने भी एक बार किया था कि उन्होंने मुसलमाना हिंद से मुखातब होकर कहा था, अगर तुम उर्दू से दूर रखोगे तो तुम अपनी तहजीब और दीन से दूर जाओगे। बिल्कुल सही। तो आपने शिकायत की कि हम खुद जिम्मेदार हैं। अब इसके खला को कैसे पूरा किया जा सकता है कि हम उर्दू को रिवाज दें, उर्दू को फ़रोग दें, हमारे बच्चों में, आने वाली नस्ल में कैसे हिफाजत करें ज़ुबान की? आज से 10-15 साल से मैं उर्दू अखबारात में लिखता आ रहा हूँ, और जिन अखबारात ने मुझे मेरे आर्टिकल को शाये किया था इब्तिदा में और मुझे मतलब तक़वियत दी थी, आज से 10-15 साल पहले छोटे छोटे जो अखबारात जो थे, जो मेरे आर्टिकल लिखकर मुझे तक़वियत पहुँचा थे, उस वक्त मुझे मेरे आर्टिकल छापने के लिए मतलब कोई चाहिए था, उस वक्त उन्होंने मुझे, आज वो लोग मादूम हो चुके हैं, मर चुके हैं, मतलब अखबार तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मैंने ऐसे ही अखबार से, मतलब महाराष्ट्र के अखबार था मालेगांव का, उससे अभी हाल ही में राबिता कायम करने की कोशिश की और कामयाब रहा। उससे पूछा मैं, सिद्दीकी अब्दुल खालिद सिद्दीकी साहब, कोई अखबार निकालते थे, रोजनामा होता था, सैर रोज़ा होता था, क्यों बंद कर दिया? उन्होंने कहा कि आज पढ़ने वाले नहीं हैं। क्या करूं मैं, इतना पैसा अपनी कमाई से ला के डालता हूं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया है। तो मैंने अभी मतलब बाद में उनसे कहा कि मतलब अब वो ज़माना नहीं रहा, पेपर अखबार परचेस करके पढ़ने वाला ज़माना नहीं रहा। जब तक हम लोग अपने मॉडर्न ज़माने के तकाज़ों से अपने आप को नहीं ढालेंगे, हम लोग दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। मुझे बड़ा प्यारा सा ये वाक़या याद आता है, दुनिया में मोबाइल सिस्टम को दुनिया वालों के सामने पेश करने वाली कंपनी थी नोकिया जी। नोकिया कंपनी ने दुनिया वालों को मोबाइल में एक सिर्फ यानी बगैर वायरिंग के, मतलब एक दूसरे से दूर रहते हुए भी बात करने का एक मौका, एक आला दिया था। लेकिन एक ज़माना था कि हर किसी के हाथ में नोकिया का मोबाइल होता था। आज किसी के हाथ में भी नोकिया का मोबाइल नहीं है। एक मरतबा एक नामानिगार ने उससे पूछा, नोकिया कंपनी के, इससे पूछा कि तुम्हारी मार्केट से तुमको आउट करने का सबसे मेन रीज़न क्या है? तो उसने कहा कि हमको एहसास था कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। 90% नहीं, 95% हमारे मोबाइल लोग मार्केट में चलते हैं। हमको ऐसा कोई पिछाड़ के मतलब मार्केट से बाहर कर देगा, ये हमको ऐसा नहीं। इसलिए हम तमद्दुनी तरक्की के साथ हम आकर नहीं चले, हमने जिद्दत पसंदी इख्तियार नहीं की, जबकि चाइना के और कोरिया के मोबाइल आ गए और हम मार्केट से बाहर फेंक दिए गए। अब हम वापस आने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं जी। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी नुक्ता नज़र को रखकर मैंने उर्दू अखबार वालों से कहा, अभी मेरे अखबार 3-4 अखबारात में मेरे कॉलम छपते हैं, उनका भी यही हाल है, बड़े मतलब पशोपेश में है, कैसे चालू करें, कैसे जारी रखें। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ज़माने के इक़्तिदार पर चलो, तरक्की पजीरी के इक़्तिदार पर चलो। आज वो ज़माना नहीं रहा कि लोग अखबार खरीद कर पढ़ें।
या पढ़ने वाले खरीदारों तक आप उसको पहुंचा सकें। जी तो मैंने उनसे कहा कि मतलब जिस माहौल में जीना है, जीना सीखना होगा। तो आज ई अखबार निकालो, अखबार का पूरा सेटअप करके गोया अखबार निकालो और अखबार को दे दो। आप एडवर्टाइजमेंट पेपर बेच के 3 रुपये 5 रुपये खरीदने जमा करने की सोचो मत, फ्री तकसीम करो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से जिंदा रहो। तुम्हारा जितने लोगों तक पहुंचेगा अखबार, उतना आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। तो ई अखबार निकालने की कोशिश करो। मैंने अभी अपने अखबार वालों को सजेशन किया है और मुझे लगता है कि मौजूदा जमाने में सबसे बेहतरीन राय यही है कि उर्दू जुबान को बाकी रहने के लिए कि मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोग अपना ये अखबार निकालें ताकि ज़्यादा से लोग पढ़ें। उर्दू ज़ुबान की जहाँ तक बात है, आपके नज़दीक उर्दू ज़ुबान सिर्फ एक ज़ुबान है या एक तहजीब और शनाख्त की अलामत है? डेफिनेटली ये तहजीब है, शनाख्त है, सबकी शनाख्त है। आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरी शादी के पर आज तकरीबन 38 साल हो गए। शादी के बाद मैं हनीमून पर मतलब घूमने के लिए चला गया था नॉर्थ इंडिया में। तो मेरा गुज़र पंजाब से हुआ। पंजाब मतलब गाड़ी क्या कहते हैं उसे, मतलब टैक्सी लेकर हम लोग गए थे दिल्ली से। घूमते 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 मुख्तलिफ इलाकों से घूमते गए थे। तो पंजाब में जब घुसे तो मतलब हर जगह पर, हर सू पर मतलब हमने उर्दू अखबार देखा। तो हमने पूछा कि क्या मुसलमानों का नाम तो पंजाब है, क्या है मुसलमानों की कसरत है? तो कहने लगे नहीं, यहाँ मुसलमान तो 5-7% भी नहीं है, यहाँ तो पंजाबी है, लेकिन हर पंजाबी उर्दू पढ़ता है। उस वक्त 1987-88 में हर घर में हम उर्दू अखबार जाते थे, लेकिन आज नहीं है। उन्होंने जब छोड़ दिया तो मतलब उर्दू तकरीबन नॉर्थ इंडिया से ख़त्म हो गई। अगर मुसलमानों ने उसको संभाल लिया होता तो सब बाकी रहती। मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव उर्दू में पढ़ते थे। सब अलीगढ़ में पढ़े, यहाँ बने, सब उर्दू में ही पढ़ते थे। ये अभी मीडिया का ज़माना है। मौजूदा हिंदुस्तान के हालात से हम सब वाकिफ़ हैं और मुल्क के हालात को किस रुख की तरफ ले जाना है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार रहता है। मौजूदा हिंदुस्तानी मीडिया में सच बोलने वाले सहाफ़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या हुकूमत से डरता है या किसी और से डरता है? मीडिया के इसमें एक बाब है, मीडिया के मुख्तलिफ मीडिया के मतलब जो अबवाब हैं उसमें एक बाब है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म। जी, अगर आप अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या किसी को अच्छे जर्नलिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस बाब को साथ में लेके चलें। कोई भी दुनिया की ताकत आपसे डरेगी, वो आपको उनसे डरना नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में होता है कि कोई भी बड़े से बड़ा आदमी मतलब मनसब पर पहुंच जाए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में होता है कि उसकी कमजोरियों को पहले ढूंढो। जब आप उसकी कमजोरियां हमारे हाथ में आएंगी तो वो हमको नहीं डरा पाएगा, बल्कि वो हमारी बात सुनता पाया जाएगा। आज पूरी हिंदुस्तान में वही चल रही है। मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाले बड़े बड़े लीडरों को धोखा मतलब ब्लैकमेल किए अपना काम उल्लू सीधा कर रहे हैं। जिस भी पेशे को इख्तियार करना है, उसके प्रोस एंड कॉन्स के तमाम अबवाब को साथ लेके चलने से ही वो कंप्लीट हो जाता है। मफाद परस्ती बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है जी। और एक ईमानदार साफ़ी अगर आवाज़ उठाना चाहता है तो आवाज़ उठा नहीं सकता, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आप माशाल्लाह मीडिया से भी जुड़े हैं, कलम से जुड़े हैं, बड़े बड़े सहाफ़ियों से आपके ताल्लुकात होंगे, मगर यहाँ पर मुझे पूछना है कि आप लिखते हैं, बेबाक लिखते हैं, बेखौफ लिखते हैं। मैंने आपके बहुत से मज़ामीन पढ़े हैं। ज़रा उर्दू सख्त होती है, फिर भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे पूछना ये है कि आपका कोई मजमून शाये करने से पहले आप कभी डरे हो, या मजमून शाये होने के बाद आपको किसी की धमकी आई हो? मिसाल के हुकूमत की लीजिए कि आप ऐसा मत लिखिए, अल्लाह ना करे हम आप पर एक्शन लेंगे, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, हुआ है। इसका मैं आपको ये बताता हूँ। मैं जब से गालिबन मैं फ़ख्र से तो नहीं कह सकता, लेकिन आप जैसे नामा निगार हैं, आप दूसरों से मुआवजा करके मुझे बता सकते हैं कि मैं वो लिखाड़ू हूँ, मैं वो तर्ज का लिखता हूँ कि 2014 में मतलब जब मोती आया था, पहली दफ़ा जब बनारस जीता था, तो उसी इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने कहा था कि ये माल प्रैक्टिस करके जीता है, ये जीत नहीं सकता। जी।
मतलब पहले इब्तिदाई से, मतलब आज के बहती गंगा में नहाए जैसा मैं सब मुखालिफ हैं तो हम भी मुखालिफ, ऐसा नहीं हूँ। मैंने शुरू दिन से ही मतलब संघियों की मुखालिफत की है और उनके खिलाफ लिखता आया हूँ। मुझे उस वक्त तक कोई एहसास नहीं था। जब ये हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तज्जिया करके लिखा था कि ये हमला फॉरेन पड़ोसी दुश्मन वाले नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते। जिस हालात से हुआ है मैंने तज्जिया करके लिखा था। मैंने लिखा था कि मतलब हमारे स्कूल के ज़माने में हमको पिकनिक ले चलते थे, पूरी स्कूल के बच्चों को लेके चलते थे, लेकिन पूरे बच्चों को एक साथ एक बस में नहीं था। एक क्लास वाला मास्टर जो होता था, एक क्लास का मास्टर अपने बच्चों को ले जाता, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उसका मॉनिटर होता था, मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए उस्ताद होता था, सब उस्ताद पर एक बड़ा पीटी टीचर होता था। तो मतलब एक एक क्लास के बच्चों को पूरा एक एक मॉनिटर अपने ग्रुप के साथ में चल, अगर एक बस आ जाती तो एक बस में एक ही क्लास के बच्चे बैठते थे, अगर कुछ जगह बाकी बची तो दूसरे क्लास के आते थे। जबकि पुलवामा में क्या हुआ था, आपके इल्म में भी बात होगी कि पुलवामा में तकरीबन 50 गाड़ियों का काफिला था, और कोई भी मिलिट्री की रेजिमेंट हो तो रेजिमेंट होती है, अलग अलग रेजिमेंटें होती हैं, तो एक बस में अगर एक रेजिमेंट भर गए, अगर दूसरी रेजिमेंट में कुछ बच्चे बैठ सकते हैं। किसी एक बस में इससे चार नहीं बैठते। फौज में तो बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और बड़ी ये होती है। तो वहां पर ऐसा कैसे हुआ कि दरमियान में, काफिले के दरमियान में ऐसी बस में वो दहशतगर्द आके टकराता है और वो गश उड़ जाती है, और उसी बस में मुख्तलिफ इलाकों के मतलब रेजिमेंट के फौजी सवार पाए गए। ये हो ही नहीं सकता, ये तो दानिस्ता करवाया गया था, मैंने लिखा था। तो उस पर मुझे मतलब जब मेरा अखबार में छपा तो मुझे बताया गया कि तुम पर बड़ी तकलीफ आने वाली है फारूक, तुम इतना ऐसा नहीं लिखते। तो उसके बाद मुझे हुआ, मतलब थोड़ा क्या हुआ कि आप जानते हैं ना, गल्फ में आजकल के मौजूदा दौर में अगर बच्चे के पास भी मोबाइल हो, अगर वो उसके दोस्त अहबाब फोन करते हो तो उसके लिए जान से भी ज्यादा अजीज वो मोबाइल होता है। हमेशा वो मोबाइल और वो भी नेट से कनेक्टेड रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ताल्लुक दुनिया से बरकरार रखने के लिए। हमारे गल्फ में हम जो कारोबार करते हैं तो हमारा मेन साधन यही होता है मोबाइल। अन्यथा अखबार ये मोबाइल पे फोन करके बुलाते हैं, हम जाते हैं कंपनियों में, तो वो हमारा कारोबार तकरीबन मोबाइल से ही चलता है। उस वक्त उस जमाने में 2022 के गालिबन 2022 का ये था, मुझे बीजेपी मीडिया, RSS मीडिया जो सेल है, जो है क्या कहते हैं, IT सेल की तरफ से मुझे टारगेट किया गया था। टारगेट इस लिहाज से किया गया था कि आपको अभी बात मैं जो बोलूं तो समझ में आएगा। मुझे घंटी बजती थी अननोन नंबर से, मैं उठाता तो गाली गलौज शुरू, ये तू इंडिया में आ, तेरे को बताता हूँ, तू वहां पर बैठ के क्यों लिखता है, मतलब तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं थे, गाली गलौज। फिर मैं मेरे लिए मजबूरी होती थी, मैं डिस्कनेक्ट करता था। डिस्कनेक्ट करती दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, चौथी घंटी, मेरा मुसलसल 24 घंटे तक मैं फोन को ऑन रख ही नहीं सकता था। मुसलसल घंटी, यानी उन्होंने सिस्टम में डाल के रखा था, मेरा फोन ऑफ होती घंटी बजती थी। ये इसे ट्रोल कहते हैं। 3-4 दिन तक मैं मार्केट से कटा रहा। अच्छा, बिल्कुल कटा रहा, कोई किसी एक फोन भी नहीं कर सकता था मैं। और दूसरा फोन से मैं बात करूं तो दूसरे फोन से लोगों को मालूम नहीं है कि मुझसे कॉल करें। मेरा बाद में 3-4 दिनों के बाद लोगों ने कहा कि यार फारूक तेरा 3-4 से फोन खराब था, क्या है, क्या प्रॉब्लम था। ये था एक। दूसरी बात, मैं अपने कुछ कानूनी उलझनों में फंसा हुआ था। 7 साल तक मैं सऊदी से हिंदुस्तान वापस नहीं आया। तो उस वक्त वो ये लोग धमकी देते थे कि तू वहां पर लिख के बैठ के बहुत कुछ लिखता है, तू एक मतलब इंडिया में आ, तेरे को बताता हूँ। तो ये मुझे कहा जाता था। अब की जब मैं आ रहा था तो मुझे डर था कि कहीं नहीं मैं उठा दिए ना जाऊं, लेकिन मेरा डर छोड़ दें। लेकिन मैं खैरियत से भटकल पहुंच गया। सबसे पहली बात जिस आदमी से मिला, मैंने उसने जो बात बताई, मैं शजदर रह गया। भटकल के एक बहुत बड़े आलिम अब्दुल अलीम कासिमी साहब, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर भी हैं गालिबन, पर्सनल लॉ के नहीं, मिली काउंसिल के मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मुझे किसी ने, उन्होंने नहीं कहा मुझसे, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो किसी ने मेरा फोटो लिया, पूछा मुझे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा इंडिया जा रहा हूँ, मेरा वीजा लग गया। तो किसी ने मेरा फोटो निकाल के साइबर मीडिया पे डाल दिया कि फारूक भाई 6-7 साल के बाद आ रहे हैं। तो मेरे आने से पहले मार्केट में फैल गई खबर। तो किसी ने मुझसे कहा कि मौलवी अब्दुल अलीम कासिमी को जब पता चला तो उन्होंने कहा
कि दुआ सबके सामने दुआ की कि अल्लाह ताला उसको खैरियत से पहुंचा दे। वरना पता चलेगा किसी को एयरपोर्ट से इसको उठा लिया गया और आप पहुंचा ही नहीं। उनको भी डर था कि मतलब मैं कहीं उठा लिया ना ले जाऊं। और उन्होंने कहा कि मैं अब रात को जाऊंगा नमाज पढ़ के इसके लिए दुआ भी करूंगा, ये उन्होंने कहा। ये बात मुझे उन्होंने नहीं की, किसी दूसरे से मुझे मालूम हुआ कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरे लिखने की वजह से या मतलब कलमकार मशहूर होने की वजह से मेरा खाली नेकनामी ही नहीं हुई, लोग वाकईतन मुझे मोहब्बत भी करते हैं और मेरे दुआ भी करते हैं। अगर आज का नौजवान उर्दूदा तबके को अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। खासकर नौजवानों को मैं इसके लेक्चर, हालांकि हमारा इसका मौजू नहीं है, आजकल का नौजवान तरह तरह की चीज़ों से, नशे की चीज़ों में क्या आदी बन रहा है, न बड़ों का एहतराम न छोटों की शफकत। जैसे कि पहले भटकल का माहौल था, एक मोहब्बत भरा माहौल था, ये माहौल क्यों पैदा हो गया कि नौजवान तबका एकदम बड़ों से कट रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गालिबन तकदीर के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जी। तो उसमें मैंने लिखा था कि आज मौजूदा दौर में नौजवानों में जितनी भी खराबियां आई हैं, नशे की हो, माँ बाप से इनहिराफ हो या कुछ भी हो, दीन से इनहिराफ हो, ये जितनी भी खराबियां आई हैं उसका ये एक सबब जो मुझे लगा कि वो सबब है, मैंने उस सबब को उसमें डाला था जी। आपके इल्म में ये बात होगी, साइबर मीडिया पे गर्दिश करती है कि 600-700 साल पहले इब्न बतूता जब आया था तो इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में भटकल का तारुफ करते हुए लिखा था कि मैं जब भटकल की गलियों में घूमता था तो भटकल की गलियों में गूंजने वाली मगरिब के वक्त की आज़ान के से पहले जो कुरान की तिलावत कुरान की और बच्चों के दुरूद पढ़ने की जो आवाज़ें गूंजती थी, उससे मुझे लगता था कि मैं भटकल में नहीं हूँ बल्कि मदीना की गली में घूम रहा हूँ। ये उसकी लिखावट थी। उस वक्त क्या पढ़ाया जाता था, आपको इल्म है इस बात का? उस वक्त हमको मुझे याद है, बच्चे के घर में मगरिब से पहले बच्चों को खाने से फारिग करके जी। आधे 15-20 मिनट पहले, मगरिब की नमाज से 15 मिनट पहले सबको साथ में बिठा के घर की नानी या दादी जिक्र अस्कार करने बिठाती थी जी। वाक़यात बताती थी। सबसे बड़ी जो होती है कि 6 कलमे पढ़ाए जाते थे जी। मफहूम के साथ पढ़ाए जाते थे, हमारे जहनों के में नक्श किए जाते थे। उसमें 2 चीज़ें मैंने उस आर्टिकल में लिखी थी, 2 चीज़ें मैंने उसमें लिखी थी कि एक चीज़ ये थी कि हमको जो बताया गया था कि अल्लाह अर्श मुअल्ला पर मुस्तवी है जी। तो हमने उस वक्त पूछा था कि मुस्तवी से मुराद क्या है? बैठा हुआ है। तो हमने पूछा कैसे बैठा हुआ है? हाथ से ऐसा पाँव रख के वैसा पाँव रख के, मतलब ऐसी बदतमीजी मत करो। अल्लाह अपनी हैयत से बैठा हुआ है, मतलब बैठा से मतलब वो मुराद इंसानी जिस्म नहीं है। मुस्तवी है का मतलब यही है कि वो अपने आराम से बैठा हुआ है, मतलब फिर वो वहां पर रहते वो कैसे दुनिया में देखता है। तो उस तक हमको ये बताया गया था कि वो उतना कादिर है, इतना मतलब ये है, अख्तियार रखता है कि वो अर्श मुअल्ला से जमीन के नीचे, 7 जमीन के नीचे अंधेरी पत्थरों के नीचे वाले रेंगते कीड़े मकड़ों को तो भी देखता है और उन तक भी रिस्क पहुंचाता है। वो इतना शक्तिशाली है। ये जो बात हमको बिठाई गई थी। और दूसरी एक बात, इंसानों को पैदा करने से पहले हमारी रिस्क सब इंसानों की रिस्क मुतय्यन लिख दी गई थी और उसको इल्लीन में महफूज कर दिया गया था। किताब कौन सी किताब कहते हैं उसे? किताब में लिख के उसको महफूज किया गया था। मतलब ये जो हमारे जहनों में नक्श किया गया था कि हमारी कोशिशों से हमको रिस्क में बढ़ोतरी नहीं होगी, न कमी होगी हमारी सुस्ती से, बल्कि हमको मुकद्दर में लिखी हुई रिस्क ही मिलेगी। हाँ, अलबत्ता इंतखाब हमारा ये होगा कि हम साले रिस्क लें या हराम रिस्क लें या मतलब कमतर रिस्क लें, लेकिन रिस्क मुतय्यन है, वही मिलेगा। ये जो बचपन में हमारे जहनों में डाला गया था, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो रिस्क के लिए बेईमानी नहीं करते, हुसूल रिस्क के लिए बेईमानी नहीं करते, क्योंकि हमारे जख्म में है कि हमको नहीं मिलने वाला, ज्यादा नहीं मिलने वाला। लेकिन आज के मौजूदा ज़माने के बच्चों को ये सब पढ़ाया जाता है? नहीं, बल्कि इस्लाम के मुखालिफ एक रुझान पढ़ाया जाता है कि अल्लाह हर जगह पर है। ये लोगों का, काफिरों का मतलब वही है कि जितने कंकर उतने शंकर जी। उसके बमिसल जो मतलब वहदतुल वजूद वाला अकीदा पकाया जाता है कि अल्लाह हर जगह पर है। तो गोया हमारे जहनों को एक तरफ मतलब अल्लाह की रज़ाकियत से महरूम रखा जाता है और दूसरे अल्लाह हर जगह पर है, गलत अकीदा हमारे दिमाग में बिठाया गया है। तो ये बच्चे जो मतलब इन 2 चीज़ों के साथ आगे बढ़कर क्या करेंगे, आप खुद तसव्वुर करें। आज भी अपने बच्चों को इन 2 बातों पर सख्ती से अमल करने के लिए सिखाएं तो बच्चों में आज भी वही ईमानदारी आ सकती है।
जो बच्चों और वालिदैन का ताल्लुक़ होता है, या बड़ों का या मोहल्ले के ज़िम्मेदार या असातिज़ा का जो बच्चों से ताल्लुक़ होता है, वो उसको कट करने में किसका किरदार है, सोशल मीडिया का या किसी और चीज़ का? मुझे नहीं लगता कि मीडिया का किरदार है। ये हमारी अपनी अपने बड़ों की जो मतलब हमारे जो हमको जो बचपन में, आज मेरी उम्र तकरीबन 67 साल है, हमारे बचपन में मतलब हम 6-7 साल के थे तो हमारे नाना दादा वगैरह थे, तो वो उन्होंने अपने बच्चों को जो तरबियत किया था, उन्होंने हमारी तरबियत की। हमारी बहनों बहन भाइयों की जो तरबियत है, वो हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों को तरबियत कर रहे हो, लेकिन हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं कर पा रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने तरबियत की गई। तो हमारे जहनों में जब तक वो नहीं बिठाएंगे कि अल्लाह कादिरुल मुतलक है, अल्लाह वहां पर बैठकर भी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, हमारी लिखी हुई रिस्क कहीं पे नहीं जाएगी, हमको ही मिलेगी, तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं। आज भी अगर हम उसी अंदाज से बच्चों को तरबियत दें तो ये हमारे बच्चों को हमारे ये है। दूसरी बात जो बता रहा हूँ ना, रिस्क मुतय्यन मिलनी वाली मिलके ही रहेगी, जो हमारे जहन में बैठा गया था। आज उसके बरक्स क्या बिठाया जाता है, क्या बताया जाए? मैं मामूली बात पूछता हूँ, बताया जाता है कि बेटा पढ़ लिख कर अगर तू अच्छा मतलब डिग्री वाला नहीं बनेगा तो रास्ते पर खड़े हुए भंगी को, मतलब जो झाड़ू लगा रहा होता है, मजदूर को दिखा के बता रहे हैं अगर पढ़ेगा नहीं तो ऐसा बनेगा। मादियत बताई जाए। मादियत कौन बिठा रहा है? हमारे कोई अखबार वाले नहीं बिठा रहे, हमारे माँ बाप हमको बिठा रहे हैं। इसको हटाना पड़ेगा। जब ये हम हटाएंगे बच्चों को, मुझे बड़ा ही प्यारा याद है अब्दुल कादिर जैलनी साहब के रहमतुल्लाह अलैह का कोई वाकया था। और जब छोटा बच्चा था, स्कूल को जाता था, अम्मी उसको बताती थी कि बेटा आने के बाद खाने से पहले अल्लाह से मांग, तुमको खाना मिल जाएगा जी। और वो जहां पर रखनी थी, मतलब ढक के रख देती थी खाना, उसको मिल जाता था, लग जाता। लेकिन एक मतलब ऐसा वो बाहर चलेगी, नहीं आ सकी, तो उसको फिक्र हुई बच्चा खाएगा। और बच्चे वो बच्चा आया, हमें जाके मामूल मुताबिक नमाज पढ़ी और उस जगह पर गया, जो खाना मांगा था उसने क्या मांगा था उस वक्त, बच्चे ने क्या मांगा था? आज अम्मी नहीं है, कोई अच्छा खाना खिलाओ। अल्लाह से मांगा था, अम्मी है तो अभी खाना दे दी थी, आज अम्मी नहीं है, कोई अच्छा खाना खिलाओ, तो उसको जन्नत से खाना परोसा गया था अल्लाह की तरफ से। जी बिल्कुल। ये वाकया क्या बताता है हमको? हमको तरबियत ही बताता है ना। हम अपने बच्चों को जिस अंदाज से ढालेंगे तो वही वो कुम्हार जो है ना, ये बनाता है ना हंडिया, उसके हाथ जैसे फुर्ती से चलते हैं उतनी अच्छी हंडी बनती है। हमारे माँ बाप ही हम भी फिक्र न करें, मादियत की तरफ हमको डाल दें। बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है, उसको मतलब किंडरगार्टन में डाल दें, कॉन्वेंट में डाल दें, तो हम अपने हाथों से बच्चों को खराब कर रहे हैं ना। जी। और ये भी बताया जाता है कि अगर तुम किसी उर्दू के इदारे में जाओगे या मदरसे में जाओगे तो क्या कमाओगे? आलिम जामिया में जाओगे तो क्या कमाओगे? मस्जिद के मुल्ला बनकर रह जाओगे। मुझे एक बड़ी अच्छी बात आई कि आज के मौजूदा ज़माने में नौजवान नस्ल तक अपनी पैगाम पहुंचाना है तो उर्दू या कोई भी पढ़ने का ज़माना ख़त्म हो गया, अब सुनने का ज़माना है, देखने का ज़माना है। जैसे आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसी ऑडियो वीडियो कैसेट मतलब पैगाम रसानी करें, पहुंचा दें जी। लोगों सुनेंगे, आराम से सुनेंगे तो अमल भी करेंगे जी। लिख कर पढ़ने के लिए मत कहें। जैसे मैं लिखता हूँ, लिख कर पढ़ने से अच्छा है कि आप ऑडियो कहानी पेश करें तो उसको लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं। और बच्चों को सुनने के लिए टाइम है, ड्यूटी जाते हुए, स्कूल जाते हुए अपनी गाड़ियों में हेडफोन लगा के सुनते हुए जाते हैं। तो कम से कम जिस नहज पर वो सुनना चाहते हैं उनको सुनवाएं। जिस नहज पर वो इल्म अपने में जज्ब करना चाहें उस नहज से उनको इल्म दें। वही घसीटी पुलटाई पुरानी चीजें मत करें, नए जिद्दतमंद तरीकों पर चलें। डॉक्टर फारूक साहब, हमने आपसे बहुत से सवाल किए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे आपके साथ मुलाकात होती रहती है मस्जिदों में और आपके घर में भी मुलाकात होती रहती है। कौम के लिए आपकी बहुत सी खदमात है, चाहे आपके मज़ामीन के ज़रिए हो या दूसरे ज़रिए हो। मैंने आपसे पूछना ये है कि कोई ऐसी खिदमत आपने की हो कौम के लिए जो हमेशा के लिए आपकी खिदमत को याद रखा जाएगा, हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। हम लोग जो कमाने के लिए गल्फ़ वगैरह जाते हैं, वहाँ पर अपनी बरादरी के तरक्याती मंसूबों पर हम बहुत काम करते हैं, सब भटकल वाले जितने बाहर रहते हैं काम करते हैं। और हमारे बुजुर्गान ने जो हमें एक निज़ाम वदियात किया हुआ है पहले से कि किसी भी इलाके में
2 से 5 आदमी जमा हो जाएं, रिस्क की तलाश में पहुंचें और जहां पर 2 से 4 लोग जमा हो जाएं तो अपनी जमात कायम करें और मरकजी जमात से उसको राब्ते में रहें। इससे बहुत फायदा होता है, जिसको फायदा हमने देखा है। तो यही नुक्ता नज़र से जब मैं अपने इलाके में सऊदी में पहुंचा, सऊदी में उस वक्त तकरीबन 3.5, सऊदी में नहीं, पूरे सऊदी में नहीं, हमारे इलाके में मंतक़ शर्क़िया में, दम्माम, खुबर वगैरह में, मैं पहले खुबर में गया था तो होलसेल का बिजनेस करता था, दुकानों में जाके अपनी चीज़ें बेचता था, ताल्लुकात हो जाते थे, अपने लोगों से ही ताल्लुकात हो जाते थे। तो मैंने वहाँ से लोगों से पूछा कि इतने ज़्यादा लोग हैं, तकरीबन 350 आदमी उस वक्त थे, बट ईस्टर्न प्रोविंस दम्माम खुबर जुबैल में। तो मैंने उनसे ताजिरों, अपने भड़कल के ताजिरों से पूछा कि इतनी ज़्यादा तादाद में है, हमारे असलाफ ने हमको बोला था 6-7 जमा हो जाए तो जमात करें, यहाँ पर क्यों जमात नहीं की जाती जी? जमात को क्यों कायम कहीं किया नहीं जाता? तो मैंने उनसे कहा था कि जमात कायम ऐसे नहीं की, कोई 1, 2, 3, 4 आदमी मिलकर कायम कर सकते हैं। तो ये बात आई गई, मतलब बात हो गई। मैंने मुख्तलिफ लोगों से कहा था। एक मरतबा उन्हीं अय्याम में गालिबन मुझे लगता है कि 84-85 के करीब जमा इस्लामी वालों ने यहाँ पर गैर सूदी बैंक शुरू किया था, भड़कल में इस्लामी बैंक शुरू किया था। तो उसके चंदे के लिए वहाँ पर अपने लोगों से उन्होंने कहा कि कुछ चंदा जमा करके भेजो ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें, जो सूद में दबे हुए लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हमको कुछ फंड की ज़रूरत है, तो कुछ उसूली का नज़्म करें। तो हमारे कौमी के एक जिम्मेदार थे बफू मोहिद्दीन के नाम से, मशहूर फैमिली जो रुकनुद्दीन थी लुकमन्ना वाली, तो उनके फ़र्द थे, वो उस वक्त वहाँ के बड़े कारोबारी थे। उन्होंने उनको तफवीज़ किया गया था जमा इस्लामी वालों से, मतलब कुछ चंदा जमा करके भेजना। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस वक्त के एक ताजिर थे गोड़ानी मारूफ, उनके घर में एक नशिश बुलाई थी। तकरीबन 60-70 भड़कली अहबाब जमा थे, मैं भी था उसमें, मुझे भी साहिबा खाना ने बुलाया था, मैं भी पहुंच गया था। तो उस वक्त इस मीटिंग में ये पेश किया गया। उस वक्त ने हमारी कौम के ज़िम्मेदार, आज के ज़िम्मेदारों में से जो हैं यूनुस काजिया साहब और इकबाल इक्केरी साहब और सादिक पिल्लूर साहब, ये तीनों थे जी, ज़िम्मेदारों में से थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त जमाती नज़्म नहीं था, ये बड़े बड़े कारोबारी थे, बड़े बड़े ताजिर थे। तो ताजिर के बुलाया गया था तो बैठे हुए थे। तो वहाँ पर मीटिंग का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उस जिद्दत पसंद ज़माने में भी क्या हालत थी। बुलाया गया, मीटिंग शुरू होगी, क़िरात शुरू होगी। क़िरात पढ़ने के बाद लोगों ने कहा कि मतलब बापू मोहिद्दीन बोल, तुम सांगवा क्यों बुलाया गया, बोलो। तो उसने बोला कि हम लोगों ने ऐसे गैर सूदी भड़कल में बैंक शुरू हो गया, लोगों के मतलब जेवरात वगैरह मतलब ऑक्शन होते रहते हैं, उसको हमको बचाने के लिए कुछ हमको पैसों की ज़रूरत है। मैं आज से हर दिन दुकानदारों के पास वसूली के लिए आऊँगा। तो कहाँ होगी मीटिंग, चलो खाना लाओ, ख़त्म, मीटिंग होगी। मतलब ये हाल था जी। तो किसी ने कहा कि किसी को कुछ पूछना है। अब जाहिर है लोग बाहर तो बोलते हैं लेकिन मीटिंग में बोलने का मतलब हौसला नहीं रहता। तो किसी ने पूछा गया, कोई किसी का पूछने का सवाल है तो कोई जवाब नहीं दिया। तो उस वक्त गोड़ानी मारूफ क्योंकि उसके घर में दावत थी, तो सामने बैठा हुआ था, उसने आवाज़ दी, फारूक तू को बोलते हो तो नवाज तो सांगे नवाब। तो उस वक्त मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारी कौम के एक फ़र्द की दावत पर तकरीबन 60-70 लोग जमा हो गए हैं और कौम के बारे में सोच कर यहाँ से कल से कलेक्शन करके भेज रहे हैं। तो क्यों ना हमारे असलाफ के तरीके पर यहाँ जमात बनाई जाए, जमात कायम की जाए। तो उस वक्त यही कल के ज़िम्मेदार या आज के ज़िम्मेदार उन्होंने कहा कि यार तुमको मालूम नहीं है, तुम अभी नए आए हुए हो, जमात बनाना इतना आसान काम नहीं है। जमात बनाना और यहाँ का कानून हमको इजाज़त नहीं देता। तो मैंने बर्जस्ता उनको खड़े खड़े सवाल किया, तो आपकी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं इसकी इजाज़त का हुकूमत देती है आपको, कि आपको अलाउ करती है? जब आप, उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि जब आप अपने मफाद के लिए कानून के खिलाफ, यानी हुकूमत वक्त के खिलाफ जाके गैर कानूनी काम करते हैं, मतलब दुकानें करते हैं, तो कौम की हिफाजत के लिए एक जमात नहीं कर सकते। तब अवाम मेरी तरफ से आ गए, जमात जाऊँगा, जमात होनी चाहिए। तब उन्होंने मुझे टालने के लिए कहा, ठीक है बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि उतना आसान नहीं है, फिर भी क्या कैसे करना है, हम आगे सोचते हैं। मैंने कहा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जमात बनाना आसान काम है। आज इतने लोग जमा हो गए हैं 50-60 घर के हॉल में 50-60 लोग जमा होना कोई मामूली बात नहीं है। 50 लाख जमा हो चुके हैं। आगे दूसरी मीटिंग कब होगी मालूम नहीं है, इसलिए आज की मीटिंग में ही एडहॉक कमेटी जमात बनाने के लिए बनाई जाए। 6 महीने का उनको टाइम दिया जाए, 6 महीने तक अपने वो दस्तूर लेके आएंगे, फिर ऑटोमेटिक जमात हो जाएगी।
जब उन्होंने देखा उनकी मर्जी के खिलाफ जमात हो रही है तो उन्होंने उसको टालने के लिए कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन अभी नहीं, एक काम करेंगे, ये हफ्ता भी है, इधर जमात होगी, जलसा हो गया, अगले हफ्ते हम फला घर में जलसा करेंगे। मतलब इल्म कानून में एक प्रोवर्ब है, जैसे मैंने क्या कहते हैं उसे, इल्तवा में, इंसाफ को इल्तवा में रखना इंसाफ का खून करने के मुतरादिफ अमल है। उसी हिसाब से उन्होंने मतलब उसको पोस्टपोन किया अगले हफ्ते का बताकर, और 2 साल तक उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। मतलब जमात कायम करने के खिलाफ थे। आज वही सब कौम के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। मतलब समझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि वहां पर जमात कायम करने का एजाज भी मुझे हाकर कोई है। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने, बातिन मास्टर थे, शकर इब्राहिम साहब थे, हम सब ने मिलकर बनाई थी। लेकिन अल्लाह का फजल है कि मतलब जमात बनी। उसी जमात के मतलब जब हमारे जहन में हमको हमारी तरबियत जो थी, तो यहाँ पर मैं एक नाम बोल रहा हूँ, भटकल के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बदरुल हसन मौलवी, आप सब जानते होंगे, तंजीम के सामने उनका घर था। मेरी तरबियत गालिबन उनके हाथ में हुई है। मतलब उनके जब वो उरूज का ज़माना था, मैं तालिब इल्म था, उनके पास बैठता था, उनके बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो उनका हमेशा एक कौल था कि फारूक, अच्छी चीज़ तुमने बनाई है, सब देंगे तो सब लोग खाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ से चीज़ ज़रा अच्छी नहीं बनी तो किसी को देंगे तो नहीं खाएंगे। वही चीज़ खाएंगे तो ही लोग गोया तुम्हारी तारीफ करेंगे। मतलब तुम्हारे सही हकदार वही हैं कि जो मतलब तारीफ, जो ऐसी गलत चीज़ को भी बर्दाश्त करता है। तो मतलब मैंने अच्छी चीज़ बर्दाश्त खाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी 1000 बातें हैं, लोग माने ना माने, लेकिन तुम कौम के लिए अच्छा करो। ये सीख मुझे उनसे मिली थी। इसी नियत से हम लोगों ने जहाँ पर भी रहते थे कुछ ना कुछ कौम का काम कर रहे थे। तो फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा होटल बन गया, मैं होटल वाला बन गया, मेरे गैर मुस्लिम लोगों से बड़े ताल्लुकात हो गए। मैं यहाँ के बड़े बड़े जो हिंदुओं के बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर थे, 30-40 हज़ार सैलरी वाले, उनसे मेरे ताल्लुकात हो गए। तो मैंने उनके सामने बात रखी कि यार हमको भटकल जाने के लिए मुंबई से होकर जाना पड़ता है, मुंबई 1 दिन रुकना पड़ता है, 1 दिन का सफ़र होता है, 2-3 दिन हमारे ख़राब हो जाते हैं। हम लोग क्यों ना मैंगलोर का एयरपोर्ट अपग्रेड करने की सोचें। तो ये बात उनको पसंद आई। उन्होंने मीटिंग रखी, नेक्स्ट बड़ी मीटिंग हमारे होटल में रखी। मैं उतना अहल नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे होटल में ही वो मीटिंग पहले रखी गई थी और उसमें बड़े बड़े सैलरी वाले हिंदू थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर, CEO थे, और वो लोग नहीं जा सकते थे, कंपनियों के काम छोड़ के नहीं जा सकते थे। उन्होंने चूंकि मैं फ्रीलांसर था, मेरी अपनी कारोबार था, और मेरे होटल में जलसा होने की वजह से हमने वेस्ट कोस्ट NRI फोरम कायम किया था और उसकी प्रेसिडेंटशिप भी मुझे मिली थी। सिर्फ मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, मेरे होटल में होने की वजह से मुझे उन्होंने सदर बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि उन्होंने मुझे सदर बनाया, लेकिन मैं खाली बैठा नहीं। हमने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, एविएशन मिनिस्ट्री के नाम से, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो मेमोरेंडम बनाया, वो मेमोरेंडम देखने लायक है। आपने मेमोरेंडम तो बहुत से देखे होंगे। ये उस वक्त हमने मेमोरेंडम किया था, उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एविएशन के नाम से मेमोरेंडम था। मेमोरेंडम में जो सिग्नेचर जो करता है ये आदमी करता है, लेकिन हमने मतलब हमारी वहाँ की ज़रूरत को दर्शाने के लिए हमारी ईस्टर्न प्रोविंस में जितने भी कोस्टल कर्नाटका, मैंगलोर से के जितने भी लोग हिंदू मुसलमान सब थे, सबके सिग्नेचर लिए थे। और न सिर्फ सिग्नेचर लिए थे, उसमें गलत डुप्लीकेट ना हो, इसलिए वहाँ का मकामी एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, यहाँ का मकामी एड्रेस लेके उनसे सिग्नेचर लेते। और तकरीबन 3000 सिग्नेचर पर मुश्तमिल ये मेमोरेंडम हमने मतलब उस वक्त चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दिया था जी। ये और उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह बनफ़्स इंडिया आया था, जैसे लोगों ने मुझसे तवक्का की थी। और उस वक्त मुझे याद पड़ता है 2004 का ज़माना था। हमारे भटकल में जैसे वो बरसाती मौसम में मेंढक पड़ाते हैं, तो खलीज के जो लोग आते हैं शादियों के मौसम में, उस वक्त ही हमारे यहाँ राबिता फंक्शन वगैरह होता है, बहुत से खलीज वाले लोग वहाँ पर आते हैं। तो उस वक्त खलीज राबिता का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, राबिता अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। खलीज के तकरीबन कई सौ लोग वहाँ पर जमा थे। तो उस वक्त मकामी जो कर्नाटक का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर था RV देशपांडे, वो बहसते मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। तो ये मेमोरेंडम मैं लेके हमारे उस वक्त के खलील साहब के पास गया कि मुझे टाइम थोड़ा निकलवा के दे दो RV देशपांडे के, मैं उसको देना चाहता हूँ। तो उसने कहा क्या है, मैंने कहा कि एयरपोर्ट अपग्रेडेशन के लिए हमने मेमोरेंडम लिखा है। तो उसने कहा वो नहीं होगा, मैं बताया था।
फिर मैंने बदरुल हसन मालिम से रिक्वेस्ट करके मतलब उससे टाइम लिया, 2 मिनट का टाइम लेके मैंने उसको ये मेमोरेंडम दिया। उसको वो इतना खुश हुआ और इतना खुश हुआ कि उसके बाद सबसे ज्यादा एयरपोर्ट कायम करने के लिए, एयरपोर्ट अपग्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा ताउन आरवी देशपांडे ने किया। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, उस वक्त उस अय्याम में ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रल मिनिस्टर का, एविएशन मिनिस्टर महाराष्ट्र का ये था, क्या नाम जहन में नहीं है, कोई पाटिल ये था, मतलब अभी नाम आ गया तो बताता हूँ, उसका था, उसके बेटे के साथ देशपांडे की बेटी से निस्बत हो गई थी, समझे, मतलब रिश्तेदारी हो गई थी उस फैमिली से। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, एविएशन मिनिस्टर मेरे घर का ही जैसा है, तुम्हारा मेमोरेंडम मैं उसको पहुंचाऊंगा। और 1 हफ्ते के अंदर ने उसने एविएशन मिनिस्टर को दिया और एविएशन मिनिस्टर का मेरे पास ईमेल आ गया कि आई हैव रिसीव्ड दिस योर मेमोरेंडम बोल के, और आई विल थोरोली रीड इट एंड आई विल, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसने कहा। और उस वक्त उसने मुझसे कहा कि तुम आके दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मिलो। फिर मैं दिल्ली में गया, मेरे 3 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक दिल्ली में मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक मैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुई। उसकी अगर तफसील मैं बताऊं तो बहुत है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 2005 का वो ज़माना था, मैंगलोर के में जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसी टीवी वालों ने मुझे आके इंटरव्यू लिया था और कहा था कि तुम कन्नड़ा में ही बोलोगे। मैंने कहा कि मैं मुझे नहीं आती, जितना आता है तुम बोलो। तो मैंने कन्नड़ा में ही उसका इंटरव्यू दिया था और ये मुझे बड़े फख्र से कहने का मौका है, अगर 2004-2005 वाले लोग अगर यहाँ पर मैं ये देख रहे हों तो उनको मालूम होगा कि मैंगलोर के टीवी चैनल पर मुसलसल कई दिन तक 3 में 5-10 मरतबा ये मेरा इंटरव्यू दिखाया जाता है कि मुस्तकबिल में एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल होने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हो गया, 2 साल की हमारी कोशिशों के बाद हमने उस एयरपोर्ट को मतलब इंटरनेशनल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। मुझे लगता है कि ये मेरी सौगात है। इस सिलसिले में मैं जो बोल रहा हूँ उसकी अगर हक्कानियत अगर को किसी को जाननी हो तो ये तो मेमोरेंडम है, जिसमें मतलब बहसते प्रेसिडेंट मैंने सबको दिया था। मैं दिल्ली में जाते वक्त 2 शख्स के लोग लेके गया था मेरे साथ हमरा, एक तो इंतकाल कर गए बदरुल हसन मालिम, दूसरे अभी भी जिंदा है, हयात से हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं किन किन लोगों से हम मिले। जमातुल मुस्लिमीन के सदर अब्दुर्रहमान जान साहब, हम तीन लोग गए थे और तीनों लोग जाके मतलब हाईवे मिनिस्ट्री से मिले थे, एविएशन मिनिस्ट्री से मिले थे, मुख्तलिफ लोगों से मिले थे। इनसे मिले ऐसी मुलाकातों से ही मतलब रूबे अमल होता है। और मेरे पास पूरे बैग में पड़े हुए हैं उस वक्त के जो आर्टिकल जो अखबार में छपे थे। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि 2006 गालिबन जून का महीना था, 6 तारीख थी, बेंगलुरु में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और तमाम अखबारात में मेरे आर्टिकल छपे थे। और 6 तारीख को या 4 तारीख को मेरे अखबार छपे थे। 6 तारीख यानी 2 दिन के बाद एविएशन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि हम मैंगलोर एयरपोर्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप खुद तस्वुर कर सकते हैं कि क्रेडिट किसको जाता है। 4 तारीख को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मेरा इंटरव्यू छपता है, 5 तारीख के अखबार में आता है, 6 तारीख के अखबार में एविएशन मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट आती है। दूसरी बात, जो मतलब जितने भी उस वक्त के अखबार में छपे थे सब मेरे पास मेरी कॉपीज है। ये मेरा सरमाया हयात है। उस वक्त मुझसे ये कोताही हो गई थी जिसकी वजह से मेरा एयरपोर्ट की तारीख में मेरा नाम छपने से रह गया था। उस वक्त जिस वक्त एयरपोर्ट ओपन हो रहा था उस वक्त मैं हिंदुस्तान में था, मतलब छुट्टी पे आया हुआ था। और उस वक्त हम लोग कारोबारी लोग आते थे तो 5-5, 6-6 महीने रहते थे। तो एयरपोर्ट चेयरमैन, मैंगलोर एयरपोर्ट के चेयरमैन का मुझे फोन आया, कहने लगा फारूक वेयर आर यू, तो मैं कहाँ पर हो? मैंने कहा कि मैं भटकल हूँ। तुम सऊदी नहीं गए? मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? जल्दी जाओ। तो उसने मुझे बात जो बताई, जो मुझे बताने के बाद मैं फौरन भाग के भी चला। उसने कहा कि फलां तारीख को दुबई से पहली फ्लाइट आ रही है, तुमने एयरपोर्ट मतलब किया है, सब काम में तुमने किया है, तुम सीधा यहाँ से चले जाओ, उस फ्लाइट पर पहले आ जाओ, पहली फ्लाइट पे तुम आ जाओ। तो उस वक्त तुम पहले आओगे तो सबसे पहले जो फोटो निकलेगा इसी एविएशन मिनिस्टर के साथ, वो अखबार मतलब एयरपोर्ट पे सदा टगा रहेगा। तो इसके लिए तुम जाओ और आ जाओ। और मैं यहाँ से भाग के भी चला भी गया। और दुबई, सऊदी से मतलब दुबई जाने के लिए मैं गया तो मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। और दुबई में फ़ोन करके मैंने फ्लाइट में मेरी टिकट भी बुक होगी, मतलब आते वक्त मेरी फ्लाइट बुक हुई थी। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बनाता हूँ टिकट नहीं बना के दे दी।
और मैं टिकट नहीं दुबई नहीं जा सका, वो फ्लाइट पकड़ नहीं सका, तो वहाँ पर उस फ्लाइट से आया जो था कोई एक शेट्टी था, सोनी शोरूम का एक मैंगलोर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो दुबई में रहता था, नाम मेरे बोला शेट्टी था। वो शेट्टी फर्स्ट फ्लाइट से आया, वो हीरो बन गया एयरपोर्ट में, उसकी तस्वीर है। अगर उस वक्त मैं आ गया होता तो उसकी जगह पर मेरी फोटो होती, लेकिन ये मुझसे कोताही हुई, मैं नहीं जा पाया। आपको मेरी इन बातों की सदाकत जांचना है, आज भी मैं एक सबूत दे सकता हूं आपको। कर्नाटक का ही कोस्टल डाइजेस्ट के नाम से एक वेब पोर्टल है, अखबार है, बड़ा मशहूर है मैंगलोर का, वेस्ट कोस्ट नहीं कोस्टल डाइजेस्ट के नाम से। तो कोस्टल डाइजेस्ट में जाएंगे, उसमें सबसे पहला इंटरव्यू मेरा छपा है, अखबार का एयरपोर्ट कैसे ओपन किया, क्या क्या किया, पूरी स्टोरी उसमें वहां पर लिखी हुई है। उसकी कॉपी मेरे पास है, लेकिन आपको अगर जाना है तो उसमें जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरी खिदमत को मैंने पेश किया तो उस कबूल किए जाने के लायक है कि ये मेरी खिदमत है जो मैंने काम की। बाकी रही एज ए जमात के सेक्रेटरी की हैसियत से, जमात के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल मैं जनरल सेक्रेटरी हैसियत से तमाम जमात की खिदमत कर चुका हूँ, और तकरीबन 2 साल मैंने सदर की हैसियत से भी काम किया है। और मुख्तलिफ इदारों में, अंजुमन में तो गुज़श्ता 25 साल से मैं अंजुमन का इंतजामिया मेंबर हूँ, सिवाय दरमियान में एक मरतबा मुझे हराया गया था, बाकी वरना 25 साल से मुसलसल मैं अंजुमन का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तंजीम का भी एक्स प्रेसिडेंट भी बन चुका हूँ, और मुस्तकिल शुरू से आखिर तक मेंबर बना हुआ हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। हम जहाँ तक हमारे हो सके हम कौम की खिदमत की और अवेयरनेस की फिक्र करते ही हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये थे नाम डॉक्टर फारूक शाबंदरी पटेल साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपने जवाबात रखे। हमने उनसे सवालात किए मुल्क के हालात के बारे में, उर्दू के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में और माशरत में फैली हुई कुरान के बारे में। उन्होंने अपने जवाबात बड़ी बेबाकी से दिए। यकीनन आप सबको इत्मीनान हो गया होगा। इंशाअल्लाह आइंदा इंटरव्यू में किसी और नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। मुझे जी इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।